मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो संभव है। तो यही नारा आता था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और खुद की जाति पता नहीं राहुल गांधी को। उनके दादा फिरोज खान थे, दुनिया जानती है। अब फिरोज खान का पौत्र क्या हो सकता है, उनके बेटे क्या हो सकते हैं। अनुसूचित वर्ग किसी को कह दे कि ये ब्राह्मण है, या ब्राह्मण कह दें कि ये अनुसूचित को या पिछड़े को, तो यहाँ जाति नहीं बदलती है। इस देश में करीना कपूर सैफ अली खान से शादी करते हैं तो उसके बेटे तैमूर हो जाएंगे। तो फिरोज खान के कैसे राजीव और राहुल हो सकते हैं। जाति बदली, धर्म बदला, बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े जमीन में पंडित हो गया पौत्र। मिक्सिंग है इस परिवार में, इतनी तो हल्दीराम के मिक्सर में भी मिक्सिंग नहीं है। हिंदुस्तान की संपत्ति का बंटवारा करेगा राजीव का शहजादा, अमर को कुछ भी नहीं, अकबर को सबसे ज़्यादा। कि कांग्रेस का पंजा, हिंदुओं की संपत्ति पर सिकंजा, कि शक्ति की महिमा न्यारी है, चंड मुंड पर भारी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय हम पहुंचे हैं ललितपुर जनपद में। कल अमित शाह जी की ललितपुर में रैली होने वाली है, उनकी एक विशाल जनसभा होने वाली है। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक। धन्यवाद देवेंद्र जी। कैसी रही आपकी जीवन यात्रा भारतीय जनता पार्टी में? आप पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे, कैसा अनुभव रहा? देखिए, मेरा सौभाग्य है जीवन का कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया, और संघ में जाने के कारण से देश के लिए काम करने की ललक पैदा हुई। और अपने संघ के वरिष्ठ प्रचारकों ने जब आग्रह किया कि कुछ समय देना चाहिए समाज के लिए, तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हो गया। मेरी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री हो गया। 92 में मैं प्रचारक निकला। 3 साल रहने के बाद 94 से मैं 2014 तक लगभग 21 साल भाजपा का संगठन मंत्री रहा। उसके बाद मैं पूर्णकालिक से वापस आया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश मंत्री बना दिया, फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया, और अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। बीच में संगठन मंत्री काल में भी जो आज भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा है, इसकी शुरुआत भी मैंने कराई, और प्रदेश में ओबीसी मोर्चा का प्रदेश संगठन मंत्री भी रहा। चुनाव प्रबंधन उत्तर प्रदेश का भी मैं संगठन मंत्री रहा। ऐसे काम करते करते आज भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। तो लगा हूँ, जो पार्टी जिम्मेदारी देती जाती है मैं करता जाता हूँ। कई राज्यों में आप प्रभारी के तौर पे जाते हैं और यहाँ भी अभी चुनाव में आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी 80 की 80 सीटें लेकर चुनाव जीतने का लक्ष्य बनाकर चल रही। ये मोदी जी भी कह रहे हैं और योगी जी भी कह रहे हैं, पूरी पार्टी का लक्ष्य है, और ये हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। देखिए, 14 में जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में 4 और 9 में भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें हम लोग जीतते थे। लेकिन 14 में जब अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी होकर आए, और उनकी कुशल रणनीति के कारण से भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती। अमित शाह जी बहुत कुशल रणनीतिकार हैं। जैसे जब कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो संभव है, ये संभव है। क्योंकि हमने देखा है कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जहाँ अपने 1-2 विधायक होते हैं, वहाँ भी मिलकर सरकार बना लेना, तो वो इतने रणनीतिकार हैं कि, और इस बार भी वो यहाँ ललितपुर भी आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को मथा है। मोदी जी का भी 19 में उनका 5 साल का सरकार का कार्यकाल हुआ था, योगी सरकार के 2 साल के कार्यकाल हुआ था। अब 7 साल योगी जी के और 10 साल मोदी जी के, इतना काम किया है कि उसको अब दिखाई भी पड़ रहा है। और मोदी जी ने इस बार लक्ष्य लिया है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। बाकी दल क्या है, वो केवल अपने परिवार को विकसित करते हैं, और जैसा होगा कि अब वो केवल अपने बचाव के लिए, कि जितने घपले घोटाले किए हैं उनको जेल न जाना पड़े, इसके लिए सारे गठबंधन कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि पूरा समाज मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। 19 में भी आपने देखा होगा, तो तमाम गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश सहित 15 से अधिक राज्यों में 51% वोट भाजपा को मिला था। और 51% वोट हो जाने का मतलब 49 कितने ही आप गठबंधन कर लो, जीतना तय है।
इस बार हमारा लक्ष्य और बड़ा है कि हम बड़े अंतर से जीतें। 51 नहीं, हम 60% वोट उत्तर प्रदेश में जो मत पड़े उसमें भाजपा को मिले और हमारी जीत का अंतर भी बढ़े। तो ये बड़ा लक्ष्य लेकर 80 सीटें हम जीतने के लिए ले रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है इस बार, कोई मुद्दा वो बोल नहीं पा रहे हैं। बेवजह की तमाम ऐसी बातें वो निकाल रहे हैं, उनके अगर 3 ही चीज़ों पर वो फोकस करते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं, कोई विश्वास भी नहीं। तो वो खाली समाज में भ्रम पैदा करना। वो एक बोल रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अब उनको ये नहीं जानकारी कि 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा 303 अपनी सीटें, अपना बहुमत है, फिर सहयोगी दलों का है। 10 साल में तो बदला नहीं संविधान। इससे पहले 6 साल अटल जी की सरकार रही, 16 साल देश में शासन भाजपा कर चुकी है। अब उनको अचानक से कहाँ से ये सपना आ गया कि वो या ज्योतिष विद्या जानते हैं कि इस बार आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। और वो लोग कह रहे हैं कि जिनकी दादी अपने खाली प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, कोर्ट का जब निर्णय आ गया कि उनको उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है, वो सांसद नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बने, तो उन्होंने देश के संविधान को बंधक बनाया, मीडिया को बंधक बनाया, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया और इतना बड़ा बदलाव किया। अगर संविधान का 42वां संशोधन देखा हो, अब 106 बदलाव अब तक हो चुके हैं संविधान में, तो 42वें संविधान में लगभग आधा संविधान बदल दिया गया। अपने को परमानेंट बनाए रखने के लिए कि देश में चुनाव का समय बढ़ा दो, प्रधानमंत्री पर कोई कार्रवाई ना हो, ऐसे कितने बदलाव किए थे। तो वो लोग बोल रहे हैं। फिर साहबानों का प्रकरण 86 में, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, कोर्ट ने निर्णय दिया, साहिबानो मुस्लिम थी, पति उसका मुस्लिम था, अब वो 75 साल की महिला हो रही है, वो कहाँ जाए, तो गुजारा भत्ता के लिए कर दिया। तो कैसे कट्टरपंथियों के दबाव में और राजीव गांधी ने संविधान बदला था। तो ये लोग जो इतनी बार बदल दिए, कितनी सरकारों को गिराया। देश को आज अगर कोई संविधान को चुनौती देता है तो एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। समय समय पर आप देखते होंगे कि भारत में बाबा साहब के संविधान को अगर कोई चुनौती देता है तो समय समय पर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इस देश में हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, सिख रहते हैं, पारसी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, किसी का पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, ऐसे किसी का नहीं। केवल एक क्यों है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण का। और वही समय समय पर जब कभी आता है तो ये मेरे कुरान में नहीं है, मेरे मजहब में नहीं है। केवल और केवल इस देश में अगर संविधान को कोई चुनौती देता है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या फतवे देते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि कोई पर्सनल लॉ बोर्ड बाबा साहब के संविधान को चुनौती नहीं देगा, ये मोदी की गारंटी है। इसके साथ दूसरा एक और विषय लाते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण समाप्त कर देगी। अब आप देखिए, जो समाजवादी पार्टी इसको उठा रही, उत्तर प्रदेश में जो भी उसके सांसद 5 जीते हैं, एक भी पिछड़े वर्ग का नहीं, उसकी पत्नी तक पिछड़े वर्ग की नहीं है, अनुसूचित वर्ग का एक भी सांसद उनके पास नहीं है। 17 उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, 17 की 17 भाजपा की हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी यहाँ उत्तर प्रदेश में हारे, उनकी माता जी सांसद हैं। तो एक भी उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक पिछड़े सांसद, सरकार में मंत्री 27 करीब पिछड़े सांसद अनुसूचित वर्ग के हैं, भारत की राष्ट्रपति जनजाति वर्ग से हैं। तो फिर भी इसके बाद भी ये लोग, एक सांसद अखिलेश के बाद पिछड़ा नहीं, एक अनुसूचित नहीं, और छाती ऐसे ठोक रहे हैं पिछड़ों दलितों के लिए। ये नकारे हुए लोग हैं, इनको पिछड़ों ने दलितों ने नकार दिया है। तो उनको केवल भ्रमित करने का, कर कुछ नहीं पाए, लेकिन उनको भ्रम पैदा करना है कि उनका, जब भाजपा में इतने सभी पिछड़े सांसद हैं, वो तो कोई बोल नहीं रहा है और उनको अपने अधिकारों की चिंता नहीं है। मोदी खुद पिछड़े वर्ग से हैं। तो वो सब चीज़ें जानने के बाद सिर्फ गुमराह करने के लिए। तीसरी बात, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के, आप पुराने अगर उनके समय चुनावी भाषण सुने हो तो यही नारा आता था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज उनके खानदान के लोग कहाँ गए, अब जाति की बात करने लगे, अब जाति जनगणना हो। जो कांग्रेस कहती थी तो एक तो पहले ये तय करें
कि उनकी दादी सही थी, उनके पिताजी सही थे, या वो सही है। ये पहले तो अपना स्वयं तय कर लें, क्योंकि ये उनके नारे हैं। हालांकि वो केवल नारे नारे के लिए ही बोलते हैं, मतलब उनका होता नहीं। गरीबी हटाओ कितनी बार बोले, गरीबी हटे नहीं। कन्हैया कुमार का वायरल आए सुन ही रहे होंगे कि ये कांग्रेस पार्टी कहती कि गरीबी हटाओ, जब गरीबी नहीं हटती तो कह देते हैं गरीबों को हटाओ। तो उन्हीं के सहयोगी लोग बोल रहे हैं, कितना कोई विश्वास उन पर करता नहीं। तो ये इस तरीके से हैं। और खुद की जाति पता नहीं राहुल गांधी को। उनके दादा फिरोज खान थे, दुनिया जानती है। अब फिरोज खान का पौत्र क्या हो सकता है, उनके बेटे क्या हो सकते हैं, ये छुपाने के लिए उन्होंने गांधी टाइटल ले लिया। लेकिन किसी का टाइटल देने से कोई किसी को यहाँ जाति अपनी नहीं दे सकता है। अनुसूचित वर्ग किसी को कह दे कि ये ब्राह्मण है, या ब्राह्मण कह दें कि ये अनुसूचित को या पिछड़े को, तो यहाँ जाति नहीं बदलती है। तो फिरोज खान का बेटा अपने आप को नकली ब्राह्मण कहता घूम रहा है। कैसे हो सकता है? अगर इस देश में करीना कपूर सैफ अली खान से शादी करते हैं तो उसके बेटे तैमूर हो जाएंगे, तो फिरोज खान के कैसे राजीव और राहुल हो सकते हैं? ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, ये हिंदुओं को भी धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं। और इनके दादा फिरोज खान इतने दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कि जिनकी कब्र प्रयागराज में है, कोई इस कारण से उनको 2 फूल चढ़ाने नहीं जाता उनके खानदान का। नहीं, कोई ऐसा करेगा अपने दादा की कब्र पे नहीं जाएगा, बाकी सब जगह चले जाएंगे, लेकिन अपने दादा के यहाँ जाने से तुरंत लोग जान जाएंगे अच्छा ये फिरोज खान का पुत्र है। और उनकी कब्र है, वो कोई गांधी नहीं है, कब्र है प्रयागराज में, आप खोज के देख लीजिए। तो मैं तो इतने कहूँगा कि जाति बदली, धर्म बदला, बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े जमीन में पंडित हो गया पौत्र। तो इतना नकली इनका चल रहा है। अब ये बोलेंगे कोई बतावे नहीं, इनको कह दीजिए कि ये जगन्नाथपुरी मंदिर दर्शन पूरा खानदान चला जाए, क्योंकि वहाँ विशुद्ध रूप से हिंदुओं का ही प्रवेश है। इंदिरा गांधी एक बार गई थी, उनको मना हो गया था। राहुल गांधी अगर हिंदू हैं तो परिवार सहित चले जाएं, प्रियंका और अपनी माता जी को जगन्नाथपुरी दर्शन कर लेंगे, हम मान लेंगे कि वो हिंदुए हैं। जाति तो ब्राह्मण छोड़ दो, अगर वो जगन्नाथपुरी चले जाएं दर्शन कराने तो नहीं जाएंगे। मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, किसी कांग्रेसी से पूछ के बता दो, उनको जाके दर्शन कराएं। फिर अपने को ब्राह्मण मानते हैं, तो आपने कभी परशुराम जयंती मनाते देखा उनको? प्रियंका को राखी बांधते हुए देखा? कोई त्यौहार उनको ऐसे मनाते हुए? तो ये परिवार सिर्फ नकली ढोंग करता है, तमाम तरह के बदलाव। अब वाड्रा के बच्चे भी गांधी हो जाएंगे। तो ये इतनी मिक्सिंग है इस परिवार में, इतनी तो हल्दीराम के मिक्सर में भी मिक्सिंग नहीं है। तो इस तरीके से इनका है। अभी ये क्या और लाए हैं, अब कह रहे हैं कि हम संपत्ति का लोगों के सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, फिर उनको हम बांटेंगे। किसको बांटेंगे? जैसे मनमोहन सिंह बोले थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अब सबकी हिंदुओं की संपत्ति का सर्वे कराएंगे फिर बांटेंगे। तो इतना कहना उनके लिए कि हिंदुस्तान की संपत्ति का बंटवारा करेगा राजीव का शहजादा, अमर को कुछ भी नहीं, अकबर को सबसे ज़्यादा। कांग्रेस का पंजा हिंदुओं की संपत्ति पर शिकंजा है, ये पूरे हिंदू समाज को। और ये कितने ढंग से चीज़ों को कर रहे हैं। पहले क्या बोलते थे, 75 में जब नसबंदी लाए, परिवार नियोजन लाए कि बच्चे 2 ही अच्छे, अब क्या कह रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या बारी उसकी इतनी भारी है। पहले तो 2 का, हिंदुओं को 2 करो, 1 करो और उनको बढ़ाओ, फिर संपत्ति का सर्वे करो। अगर आपके पास 4 कमरे हैं, आप हिंदू हो, तो आप अगले 2 कमरे अब्दुल को देने के लिए तैयार हो जाइए। आपके घर में 4 बीघा अगर ज़मीन है तो 2 अब्दुल को देने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी श्रीमती जी, माता जी का अगर मंगलसूत्र है तो आपके यहाँ तो 1, उनकी 4 पत्नियों को, उसको 5 हिस्से में बंटवाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये है कि कांग्रेस का पंजा, हिंदुओं की संपत्ति पर शिकंजा। जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि राम लखन की जोड़ी है जो अभी झांसी आई थी। कौन राम लखन की बात? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। हम तो देखिए, राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति पर उन्होंने कहा था कि मैं मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो भाजपा के महिला मोर्चा ने कहा है कि शक्ति की महिमा न्यारी है, चंड मुंड पर भारी है। अब आप
रात दिन मेहनत करके संगठन बनाते हैं, कार्यकर्ताओं को गढ़ते हैं और विपक्ष के कई नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या आपके जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको वो सम्मान मिल पाएगा पार्टी में जो पहले था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए काम कर रही है, व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। और हमारे विचार को कोई पहले मान गया, कोई बाद में मानेगा। हम तो चाह रहे हैं कि 100% लोग भाजपा के झंडे के नीचे आ जाएं। इसलिए भाजपा के किसी कार्यकर्ता को इस बात का नहीं, जो केवल अपने बारे में सोच रहा है। हमारी पार्टी का तो नियम है कि नेशन फर्स्ट, पहले कि हमारे लिए पार्टी, पहले हमारे लिए राष्ट्र है, दूसरे नंबर पार्टी है, तीसरे नंबर पर हम अपने को रखते हैं। बाकी दलों में जो है सोच है कि वो पहले अपने को रखते हैं, फिर उनकी पार्टी होगी, तीसरे नंबर पर राष्ट्र को रखते हैं। तो हम तो राष्ट्र हित में 100% लोग आ जाएं। अगर 140 करोड़ लोग भाजपा की सदस्यता ले लें तो हमको कोई आपत्ति नहीं। आपके मंडल स्तर तक कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख भी आपके हैं। कितने वोट से जीतने वाले हैं अनुराग शर्मा झांसी ललितपुर लोकसभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और चुनावी तंत्र हमने लगातार अपना, पहले हम 1 बूथ 20 यूथ का नारा देते थे। ये हमारा लंबे समय से माननीय कल्याण सिंह जी कई बार बोले होंगे, अगर आप पुराने समय से कर रहे होंगे तो। हमारा बूथ की कमेटी अब हमने एक एक पन्ने पर प्रमुख, एक पन्ने पे 60 वोट होते हैं, 60 पर एक है, उसको भी हम कर रहे हैं वन साइड, यानी 30-30 दो तरफ हैं, तो उस पर भी कर रहे हैं। और अभी गुजरात चुनाव में गए तो वहाँ मुझे जो अनुभव आया कि 30 वोटों पर एक प्रमुख और 5 उसके सहयोगी, यानी बूथ पन्ना कमेटी भी बनाई, बूथ कमेटी के साथ पन्ना कमेटी, और 6 ही परिवार हैं। सभी परिवार का एक एक सदस्य हमारी कमेटी में आ जाए, तो ये हमारा यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे इसको हम और विस्तार करेंगे कि हर परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए। हम चुनाव से पहले मतदान के दिन कि कितना वोट है हमारा, कितना पड़ा है, कितना जीतेंगे, ये कैलकुलेशन हम, जो एग्जिट पोल है, हम एग्जैक्ट पोल चुनाव से पहले आपको बता सकते हैं। ये धीरे धीरे हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से 20 तारीख को मतदान है, आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से इतना कहेंगे कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान ना करने का एक मैंने उदाहरण पढ़ा जो आपको बताना चाहता हूँ और आप मतदाताओं को बताइए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन की स्थिति आ गई और ये हुआ कि जनमत सर्वे होगा, तो उस जनमत संग्रह के दौरान एक सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है जो आजकल पाकिस्तान में है, वो हिंदू बहुल ज़िला था, स्वभावतः होना चाहिए। लेकिन जब मतदान की आई तारीख तो 2.5 लाख हिंदू और 80,000 मुस्लिम, लेकिन मुसलमानों ने सवेरे से लाइन लगा दी। जब हिंदू गए तो देखा कि बड़ी लंबी लाइन है, तो थोड़ी देर बाद आएंगे। दोपहर में गए तो फिर भी लाइन, शाम को गए तो फिर भी लाइन। अंततः 50,000 से वो निर्णय हो गया कि सियालकोट पाकिस्तान जाएगा। तो मतदान ना करने का क्या हुआ कि जो सियालकोट हिंदू बाहुल होने के कारण भारत में होना चाहिए वो पाकिस्तान चला गया। 1941 में सियालकोट की जनगणना आबादी जो थी वो 2.5 लाख हिंदू थे, जो 51 की जनगणना में उनके 50,000 लोग रह गए। अभी 17 का बताते हैं कि वहाँ 500 हिंदू थे, अब शायद ही कोई बचा होगा। तो ये स्थिति है। फिर क्या हुआ होगा, लोगों का मारे गए होंगे, काटे गए होंगे, गालिब गालिब जालिब जो चलता है कि छोड़कर भाग जाएं हिंदू, ये सब हुआ होगा। इसलिए याद करें कि मतदान अवश्य करें, चाहे भाजपा को करें, चाहे कमल को करें, चाहे मोदी को करें, चाहे योगी को करें, चाहे देश हित में करें, चाहे प्रदेश हित में करें, चाहे अयोध्या के लिए करें, चाहे काशी के लिए करें, चाहे मथुरा के लिए करें, चाहे सनातन के लिए करें, चाहे अपनी संतान के लिए करें, चाहे राष्ट्र के लिए करें, चाहे हिंदू राष्ट्र के लिए करें, चाहे धर्म के लिए करें, चाहे कर्म के लिए करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। और एक निवेदन कि जैसा माहौल 22 जनवरी को जो संकल्प किया था सभी मतदाताओं ने कि 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना है, तो तय कर लिया था उसी दिन प्रदेश की जनता ने कि इस बार चुनाव चाहे जितने चरणों में होगा, लेकिन मतदान प्रभु श्री राम के चरणों में होगा। इसलिए सबसे अपील है कि 20 मई को प्रभु राम को शीश नवाएं, वोट डालने अवश्य जाएं, कमल चिन्ह की बटन दबाएं, फिर मोदी सरकार बनाएं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।